माय डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं मॉडल सेट नंबर 4 आपका इकोनॉमिक्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक करना भी भूल जाते हैं। तो ये आपकी जो आदत है इसको थोड़ा इंप्रूव करिए ताकि मज़ा आए सॉल्यूशंस बनाने में। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी हम डालेंगे अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेंगे आपको बहुत ही किफ़ायती लैंग्वेज में मिलेंगे, यानी कि आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चाहे वो आप कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे जो सॉल्यूशंस है वो बहुत ही यूनिक तरीके से बनाए गए हैं, जो बुक से अगर आप क्वेश्चंस को याद करते हो तो वो आसानी से याद नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इकोनॉमिक डिसीजंस कौन लेता है। तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है ये आर्थिक निर्णय जो है धन संपत्ति और पूंजी के मालिक जो होते हैं ना, उनके द्वारा लिया था। जिसका भी उसमें धन लगा हुआ है, जिसकी संपत्ति लगी हुई है, जिसकी पूंजी लगी हुई है, जो उसका ओनर है, वही जो है ऑनर जो है राइट रखते हैं, अधिकार रखते हैं उसके डिसीजंस का, इकोनॉमिक डिसीजंस का। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आपको लिखना है कि जो वहाँ पर मालिक है, जो उस अर्थव्यवस्था में धन लगाते हैं, संपत्ति लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, वही निर्णय लेते हैं। उसके बाद में विनियोग को परिभाषित करना है। देखिए, एक ही वर्ड में लिख देना सीधा सीधा, प्रोफेसर किन्स के अनुसार, नहीं तो विनियोग है ना बहुत लंबा हो जाएगा। तो विनियोग से अभिप्राय पूंजीगत वस्तुओं में होने वाली वृद्धि से है। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन कैपिटल गुड्स। ध्यान से समझ लेना, एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, हर बार बताता हूँ। आप लोग अगर ध्यान नहीं देते हो, केवल आंसर्स चाहिए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको कैसे याद करना है वो आपकी फिर हेडक हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा ताकि आपके दिमाग में एक सेट हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे लिखना है। देखिए, इसमें आपको जीडीपी और जीएनपी में अंतर बताना है। तो जीडीपी एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान में किसी देश की तैयार घरेलू वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। जीडीपी क्या होता है, एक विशिष्ट समय में या एक समय सीमा के अवधि के अंदर किसी देश द्वारा घरेलू वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी बोला जाता है। और जीएनपी क्या होता है आपका, जीएनपी में किसी देश के निवासियों के स्वामित्व वाली सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जो है इसमें जोड़ा जाता है। तो सिंपल सा है कि आपको जब डेफिनेशन लिखना है तो थोड़ा सा अंतर को ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, आराम से एक एक लाइन में लिखा है, ध्यान रखना है आपको। इसका फॉर्मूले से भी आप चाहे तो इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट फॉर्मूला लिखोगे एग्जामिनर को पता नहीं पसंद आए नहीं आए, इसीलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, अदरवाइज में फॉर्मूला पुट कर देता है यहाँ पे। चलिए कोई नहीं। साख सृजन किसके द्वारा किया जाता है, तो सभी को पता है साख सृजन जो है कॉमर्शियल बैंक्स का मेन गुण है, मेन काम है। तो व्यावसायिक बैंकों द्वारा जो है साख सृजन किया जाता है। ठीक है, साख का उत्पादन जो है वो केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई करती है। ठीक है, वो मुद्रा का उत्पाद करती है, सृजन जो है कॉमर्शियल बैंक करते हैं। यदि यहाँ पर दिया गया है, अगर वैल्यू आपको एमपीसी का एक दे रखा है तो एमपीएस का मान निकालना है। आपको पता है, हमने पिछले एक सेट में भी डिस्कस किया था कि एमपीसी प्लस में एमपीएस की वैल्यू एक होती है। इसमें जब इसकी वैल्यू एक होती है तो हमें निकालनी किसकी है, एमपीएस की। तो एमपीएस को यहीं छोड़ देंगे, यानी एमपीएस को इसी साइड छोड़ा और दूसरा वाला एमपीसी को दूसरी साइड ले गए। और एमपीसी की वैल्यू जो है यहाँ पे हमारे को एक दे रखी है, तो एमपीसी की जगह हमने रखा एक, और हमारे पास एमपीएस की वैल्यू आ गई 0। बस ये छोटा सा दो लाइनों में ख़त्म। इसके बाद में आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित करना है। तो अप्रत्यक्ष कर जो कर किसी एक व्यक्ति पर लगाए जाएं परंतु उनका भुगतान पूर्ण अथवा आंशिक रूप से दूसरे व्यक्ति करें, वे अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो क्या है, वन पर्सन पे इम्पोज तो हो सकता है, लेकिन जो है उसका पे जो है पार्शियली या होली यानी कि पूरा जो है अनदर पर्सन के द्वारा किया जा सकता है। जैसे संघ उत्पाद शुल्क होता है, बिक्री कर होता है, सीमा शुल्क होता है। तो ये सारे के सारे कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी, ये सारे के सारे इस टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। उसके बाद में 7वां जो क्वेश्चन है, विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के डेफिनेशंस बहुत सारी हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जो सर ने लिखा है वही लिखना है। भैया थोड़े बहुत अपने एक आधे वर्ड यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने अपनी कहानी लिख दो, कहानी नहीं लिखना। ठीक है, तो देखिए, विदेशी निवेश वह निवेश है जब कोई कंपनी या एक देश का व्यक्ति जो दूसरे देश में स्थित किसी कंपनी या फिर किसी
भी चीज़ में हिस्सेदारी या स्वामित्व के लिए निवेश करता है तो वो क्या कहलाता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कहलाता है, विदेशी निवेश कहलाता है। ठीक है, ये सिंपल सा आपको लिख देना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर पे। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, फर्म क्षेत्रक का वर्णन करना है। फर्म क्षेत्रक क्या होता है? तो कुछ भी नहीं है भैया। देखो, फर्म क्षेत्रक में वो लोग शामिल है जैसे मैं और आप, है ना। सिर्फ उनका क्या काम होता है? या तो व्यापार करना या कुछ उत्पादन कार्य करना। ठीक है, और वो क्या करते हैं? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु जो है फर्म है ना, जो फर्म जैसे मैं खोलूंगा तो वो क्या करते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, किसी भी चीज को जो है इन सेवाओं को पारिवारिक क्षेत्र से भाड़े पे प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि रेंट पे लेते हैं। और फर्म का जो राजस्व जो होता है, यानी कि जो उनको आय की प्राप्ति होती है, उनको कैसे होती है? वो वस्तुओं और सेवाओं को घरेलू या सरकारी या विदेशी क्षेत्रों में बेचते हैं तो उनको राजस्व मिलता है, यानी कि पैसे मिलते हैं। यहाँ पे आप मुद्रा भी लिख सकते हो। फर्म मुद्रा के बदले इन वस्तुओं को जो है, सेवाओं को घरेलू, सरकारी या विदेशी क्षेत्रों में बेचते हैं। और फर्म जो है घरों को साधन, सेवाओं और विदेशी क्षेत्र से आयात के बदले भुगतान भी करती हैं। फर्म क्या करती हैं? उनको साधन सेवाओं के बदले और आयात क्षेत्र के बदले जो है भुगतान करती है, और सरकार से सब्सिडी भी प्राप्त करती हैं और करों का भुगतान भी करती हैं। तो इसमें से आपको एक आधा लाइन अगर याद नहीं रहता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, आराम से एक लाइन कोई भी कम कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा हमेशा याद करिए, जितना हो सकता है कंटेस्ट याद करिए। जहाँ पे आप भूलेंगे तब उसको छोड़ना है। ऐसा नहीं कि अभी मैंने बोला और आपने एक लाइन छोड़ दी, आपने खा लिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसी को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी समझाया। फर्म सेक्टर इंक्लूड दोज पीपल हु डू बिजनेस और सम प्रोडक्शन वर्क। ठीक है, फिर उसके बाद में आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है ये फर्म कहाँ से हायर करता है, जो कि जिसको हम लैंड या लेबर कैपिटल या एंटरप्रेन्योरियल स्किल बोलते हैं, वो फैमिली सेक्टर से हायर करता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख दोगे तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे दोनों पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है आपको। आर्थिक विचार की क्लासिकी परंपरा को स्पष्ट करना है। देखिए, आर्थिक विचार की क्लासिकी परंपरा बहुत ही अलग यूनिक क्वेश्चन दिया गया इस बार। तो देखिए, ये पिछले, मैं बता रहा हूँ, पिछले 2012 से लेकर के 2022 पेपर, यानी कि पिछले 10 साल के पेपर्स में भी ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ। इसमें से इस सेट में इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 साल में आए ही नहीं हैं, पूछे ही नहीं गए हैं। ठीक है, तो चलिए, क्लासिकल जो अर्थशास्त्रियों ने क्या है, हमको क्या ध्यान देना है? आर्थिक विचार की क्लासिकल परंपरा को स्पष्ट करना है। यानी आर्थिक विचार क्या कहता है कि उसकी क्लासिकल परंपरा क्या है, बस ये समझाना हमने। यानी कि क्लासिकल ट्रेडिशन ऑफ इकोनॉमिक थॉट क्या है वो समझाना है। तो देखिए, यहाँ पे समझाने के लिए बहुत ही सिंपल वर्ड में एक बार पढ़ोगे गारंटी है याद हो जाएगा। देखो, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने जो बेरोजगारी की समस्या को विशेष महत्व नहीं दिया तथा इस संदर्भ में उन्होंने आशावादी दृष्टिकोण को अपनाया। यानी कि उन्होंने किसको? बेरोजगारी को जो है एक समस्या नहीं मानते हैं। जो क्लासिकल अधिकारी है वो क्या नहीं मानते हैं? बेरोजगारी को कोई समस्या नहीं मानते हैं। उनका जो हमेशा दृष्टिकोण है एक आशावादी रूप में रहता है, और उनकी मान्यता को वो इस मान्यता को स्वीकार करते हैं कि दीर्घकालीन में अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार स्थित रहती है। यानी कि दीर्घकालीन अर्थव्यवस्था में हमेशा रोजगार रहती है, कोई बेरोजगारी नहीं होती है। यही उन्होंने कहा कि इसको विशेष महत्व नहीं दिया। और उनके अनुसार यदि अल्पकाल में बेरोजगारी उत्पन्न होती है, देखो दीर्घकालीन में तो वो मान रहे हैं कि बेरोजगारी होती नहीं है, रोजगार स्थिति रहती है, लेकिन अल्पकालीन में अगर बेरोजगारी उत्पन्न भी होती है तो तुरंत उसका प्रतिकार करने के लिए अर्थव्यवस्था में शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक पावर अपने आप में इतना स्ट्रेंथ रखता है कि वो छोटी अल्प टाइम की बेरोजगारी को जो है समाप्त कर देता है। और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो है पूर्ण रोजगार की प्रवृत्ति सदैव विद्यमान रहती है। ठीक है, और क्लासिकल अर्थशास्त्री जो है अधिक उत्पादन को नहीं मानते हैं। यानी कि जितना भी आप उत्पाद करो, जितना भी उत्पाद करो, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी कि एक कंपनी रोजीना कोको कोला बनाती है, रोजीना के रोजीना कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है, रोजीना के रोजीना आटे चक्की आटा पीसती हैं, हर दिन वही काम होता है, अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है? मार्केट में वो पूरा हो जाता है, यानी कि पूरा बिक जाता है। तो यहाँ पे देखिए, क्लासिकल अर्थशास्त्री अधिक उत्पाद को नहीं मानते। अधिक उत्पाद मतलब अधिक उत्पादन को नहीं मानते। उनके अनुसार क्या है कि अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादित होगा उस वो पूरा बिक जाएगा, अधिक उत्पाद होगा ही नहीं। यानी कि मैक्सिमम या एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो है होगा ही नहीं। और क्लासिकल अर्थशास्त्री ये भी मानते हैं, ये बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बताई है, कि उत्पादन ही उपभोग के लिए होता है। भैया जो प्रोडक्शन होता है उसको
यूज़ के लिए ही तो करते हैं, वो प्रोडक्शन सजाने के लिए तो नहीं होता है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे इस तरह से आप समझा देंगे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में। बहुत प्यारा लैंग्वेज है, बहुत मज़ा आया इस क्वेश्चन को एक बार मैंने पढ़ा, मेरा दिमाग पूरा घूम गया कि यार इसने पूछा क्या है पहले तो। फिर इसको बहुत ध्यान से समझा, इसके बारे में 3-4 बुकों को रेफ़र किया, सभी की थ्योरी पढ़ी, और जब जाके पता चला कि ये ट्रेडिशन ऑफ इकोनॉमिक थॉट जो थॉट है वो क्या कहती है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आंसर लिखेंगे। आपके सारे सेट्स को मैंने बेहतरीन तरीके से करवाया है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दूसरे चैनल्स पे ना गलत भी बताए जाएंगे। आप ऐसा मत सोचना कि कोई इकोनॉमिक्स ही केवल बना रहा है तो वो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। याद रखना कि जो भी बनाता है अगर उसको नॉलेज है तो ही वो बना पाएगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन को ही नहीं समझता कि उसमें पूछा क्या गया है और वो बताता क्या है, वो सब आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है मैंने इसी चीज़ को, इस थॉट को जो मैंने समझाया उस थॉट को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, और क्लासिकल थ्योरी की इकोनॉमिक्स की तो बहुत अच्छी बात लगी, बिलीव दैट प्रोडक्शन इज़ फॉर कंजम्पशन, भाई उत्पादन ही उपभोग के लिए होता है। वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए कि चाय अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु दोनों हो सकते हैं। भैया इतना तुच्छ क्वेश्चन जो है पिछले 10 साल में फिर से नहीं पूछा गया, लेकिन देखिए इसको हम बहुत ही सिंपल आपके लैंग्वेज में बताते हैं। देखिए एक ही वस्तु जो है अंतिम और मध्यवर्ती हो सकती है, हो कैसे सकती है कि उस वस्तु के प्रयोग पर वो निर्भर करता है। कैसे, अब मैं बताता हूं। जैसे यदि चाय का प्रयोग एक होटल या रेस्टोरेंट द्वारा ग्राहकों के लिए पुनः बिक्री के लिए किया जाता है तो यह मध्यवर्ती वस्तु हो गई। भैया होटल ने खरीदा चाय को और चाय फिर उसने क्या करा, चाय को फिर बनाया और फिर बेचा कस्टमर्स को, तो ये हो गई उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स। और लेकिन अगर यही चाय किसी परिवार के द्वारा खरीदा जाता है तो वो परिवार क्या करती है, उसको उपभोग करती है, वो आगे किसी को नहीं देती है, तो वो हो जाता है उसके लिए अंतिम वस्तु। बस ये सिंपल सा एक छोटा सा पैराग्राफ बड़े इजी लैंग्वेज में आपको लिख देनी है, मज़ा आ जाएगा फिर क्वेश्चन को समझने में। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका इंग्लिश वर्जन। नीचे की तरफ, द थिंग्स कैन बी बोथ फाइनल एंड इंटरमीडिएट, इट डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ टी इज यूज बाई ए होटल और रेस्टोरेंट for resale to the customer, then it is an intermediate goods. But it if the same tea is used for consumption by a family, then it will be called a final goods. बस सिंपल। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग शेयर करना भूल जाते हो यार, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करते हो, पता नहीं आप ऐसा सोचते हो यार वो ज़्यादा नंबर ले लेगा। ऐसी भावनाएं, हीन भावनाएं मत रखो यार, जितना ज्ञान बांटोगे उतना बढ़ता है। तो कम से कम शेयर करो ताकि आप लोगों के लिए हम बेहतरीन कुछ कर पाएँ। ठीक है, तो शेयर करते जाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर सेट नंबर 2 नहीं मिला, सेट नंबर 3, और बच्चों पूरा वीडियो देखोगे एंड में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी उस प्लेलिस्ट को टच कर देना, सारा वीडियो मिल जाएगा। अभी अभी एक मेरे को फ़ोन आया कि सर मैंने आपका 4 नंबर फिजिक्स का सेट देखा लेकिन 5 नंबर और बाकी के सेट नंबर नहीं मिल रहे हैं। मैंने कहा भैया आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को देखो या फिर इस उसी वीडियो के एंड में देखो, एंड तक बने रहो, वीडियो के सामने ही इसी वीडियो में डिस्प्ले होगा प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा। लेकिन बच्चे हैं जो सुनते कम हैं और भागते ज़्यादा हैं। नहीं, इस वीडियो को आपने भी स्किप कर दिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो ठीक है आपकी मर्जी है। मुद्रा को लेखे की इकाई कहा जाता है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? भैया बहुत सिंपल सा तात्पर्य है कि इसको यूनिट ऑफ अकाउंट क्यों कहा जाता है मनी को। तो देखिए लेखे की मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें ऋण, वस्तुओं की कीमतें तथा सामान्य क्रय शक्ति व्यक्त की जाती है। क्या है, लेखे की मुद्रा से क्या व्यक्त करते हैं हम? ऋण भी व्यक्त करते हैं, वस्तुओं की कीमतें भी व्यक्त करते हैं और सामान्य क्रय शक्ति को भी व्यक्त करते हैं। इसमें उस देश के सभी प्रकार के हिसाब किताब रखे जाते हैं और इसका प्राय स्थायी नाम होता है। जैसे भारत का रुपया होता है, यानी कि मनी इज सेड टू बी यूनिट अकाउंट, है ना, ये चीज़ बताना है। देखिए इसका भी आंसर आपको कई चैनल पे बेकार मिलेगा, गलत मिलेगा। मैं कह रहा हूँ ना आपको, यह आंसर्स 10 किताबों को रेफर करके बनाया जाता है हमारे द्वारा, बहुत प्यार से बहुत मोहब्बत से समझ करके बनाया जाता है, इसलिए तो सॉल्यूशंस थोड़े लेट हो रहे हैं। अदरवाइज तो आपके सॉल्यूशन 1 बाई 1 एक दिन में 4 सेट डाल दिए, ले भाई पकड़। लेकिन ऐसा हमारा काम नहीं है भैया, हमारा काम एजुकेशन देना है। ठीक है, और एजुकेशन प्रॉपर देना है। यहाँ पे देखिए, जैसे भारत का रुपया होता है, अमेरिकी डॉलर होता है, या यूरोपीय संघ का यूरो मनी होता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, यूनिट ऑफ अकाउंट है मनी की, और इसे लेखे की इकाई अथवा आदर्श मुद्रा यानी आइडियल मनी कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन, प्यारा सा समझ में भी आया, इतना तो लिखो कम से कम। क्या करते हैं सॉल्यूशन बनाने वाले, तो चेप दो यार आंसर, बच्चे को तो पढ़ना है, भाड़ में जाए, अपने को क्या है, बस वीडियो बनाने से मतलब है। ये लो सेट नंबर 1 2 3 4 फेंके जाओ बस। और बच्चों का क्या काम है कि भैया जहाँ से भी सॉल्यूशन मिलता है उसको लपेट लो, भले ही वो सॉल्यूशन गलत हो, तो इसको थोड़ा सा सावधानी रखें।
तो यहाँ पे इंग्लिश में मैंने लिखा है, इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं। EU यानी कि आपका अमीरात्स, यूनाइटेड अमीरात्स का यूरो मनी होती है, ठीक है ना। US डॉलर होता है, रुपीज़ इंडियन होती है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। इसके बाद में प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश में अंतर बताएं। देखो, नियोजित या प्रत्याशित निवेश बोलते हैं हम इसको, नियोजित बोलते हैं या प्रत्याशित निवेश बोलते हैं। यह एक निश्चित अथवा विशेष समय में नियोजित अथवा इच्छित निवेश होता है। बस सिंपल, एक लाइन में कंप्लीट। क्लियर हुआ? दोबारा बोल रहा हूँ, यह एक निश्चित अथवा विशेष समय में नियोजित अथवा इच्छित निवेश है। ठीक है, एक लाइन में कंप्लीट। नियोजित या प्रत्याशित निवेश क्या है? दूसरे में हम बता देंगे यथार्थ निवेश, यानी कि वास्तविक बोलते हैं या यथार्थ निवेश बोलते हैं। यह नियोजित निवेश तथा अनियोजित निवेश के योग के बराबर होता है। यथार्थ क्या होता है, वास्तविक निवेश क्या होता है, ये नियोजित निवेश और अनियोजित निवेश के बराबर होता है। नियोजित निवेश वास्तविक में निवेश के बराबर हो सकता है। कौन सा निवेश के बराबर हो सकता है? इस नियोजित निवेश के। देखो, नियोजित निवेश वास्तविक निवेश के बराबर हो सकता है। नियोजित निवेश मतलब प्रत्याशित निवेश जो है वास्तविक निवेश यानी कि यथार्थ निवेश के बराबर हो सकता है यदि अनियोजित निवेश यानी कि आपका शून्य कर दिया जाए। अनियोजित निवेश ये शून्य कर दें तो योग में ये शून्य हो जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा? नियोजित निवेश के बराबर। तो सिंपल सा दोबारा से देखिए, नियोजित निवेश क्या होता है? यह एक निश्चित अथवा विशेष समय में नियोजित अथवा इच्छित निवेश है। और वास्तविक निवेश जो है नियोजित और अनियोजित निवेशों के योग के बराबर होता है। और नियोजित निवेश जो है वास्तविक निवेश के बराबर हो सकता है यदि अनियोजित निवेश शून्य हो जाए। बस सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको इससे इससे बड़े आपको फिर आंसर मिलेंगे, वो में आप परेशान होगे, कंफ्यूज होगा। और ये जो है ना, ये आपके NCERT की लैंग्वेज है, ठीक है, बड़े बड़े प्रोफेसरों की लैंग्वेज है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स एंटे और एक्स पोस्ट दोनों को भी मैंने इंग्लिश में समझाया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगर इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हिंदी के वर्ड्स जो नियोजित, अनियोजित, ये वो थोड़े से कंफ्यूज करते हैं। कुछ कुछ बच्चों को इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है। दिस इज ए प्लान्ड और इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट एट ए सर्टेन और स्पेसिफिक टाइम। बस सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सरकारी बजट के उद्देश्य। सरकारी बजट के घने सारे उद्देश्य हैं, बहुत सारे उद्देश्य हैं। आप कोई भी 4 या 5 लिख देना, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 उद्देश्य तो कम से कम आपको लिखने हैं। लेकिन मैं कहूँगा जब एक एक लाइन का आप आंसर लिखते हो ना, तो 3 की जगह 4 लिख दो, 4 की जगह 5 लिख दो, इस तरह से लिखना हमेशा। तो इसके उद्देश्य तो आप जानते हैं, पूंजी का जो है आर्थिक उपयोग प्राप्त करना, कि पूंजी को हम कहाँ लगाएं और उसका उपयोग कैसे करें, ये सरकारी बजट का एक उद्देश्य होता है। बर्बादी, किसी तरह की बर्बादी और खर्च को कम करना भी इसका उद्देश्य होता है। उसके अलावा विभिन्न विभागों की कुशलतापूर्वक आर्थिक रूप से संचालित करने की सुविधा भी प्रदान करता है। ये विभिन्न विभागों में क्या क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करवाना है। आर्थिक विकास, देश का आर्थिक विकास के लिए भी बजट का मेन उद्देश्य माना जाता है। फर्म की आय और व्यय की योजना और नियंत्रण करने के लिए भी बजट जो है बनाया जाता है। और विभिन्न फर्म भी बनाती है, सरकारी बजट तो है ही, और सरकारी भी फर्म बहुत सारी हैं, उनको भी और विभिन्न विभागों में जिम्मेदारियां तय करती है कि इस बजट को भैया हमने बनाया है, इसमें 500 करोड़ रुपए या 500 लाख करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस विभाग को ये जिम्मेदारी दी जाती है इस पैसे का, इसमें से इतना ये करेगा, इतना वो करेगा, इस तरह से नियोजित कर देते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए। आप यहाँ पे इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। उसके बाद में 14 नंबर, विदेशी व्यापार किसी देश की समग्र मांग को किस प्रकार प्रभावित करती है? भैया विदेशी व्यापार तो बिल्कुल प्रभावित करेगी। देखो कैसे करेगी, समझना ध्यान से। एक उच्च विनिमय दर शुद्ध निर्यात को कम करती है। विनिमय दर यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, है ना। तो उच्च विनिमय दर जो है शुद्ध निर्यात को कम करती है, यानी कि निर्यात में कम करूंगा। अगर विनिमय दर ऊंची है तो निर्यात में कमी आएगी, और निर्यात में कमी आएगी तो कुल मांग भी कम हो जाएगी, ठीक है। और एक कम विनिमय दर यानी कि जो एक्सचेंज रेट कम हो तो शुद्ध जो निर्यात है उसमें वृद्धि कर लूंगा। यानी कि मेरे को 1 रुपए की, देखो अभी मैं मान लो अमेरिका से कुछ मंगाता हूँ, तो मुझे अमेरिका के $1 के बदले आज 74 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ पे करने होंगे। तो मैं कुछ मंगाने से पहले 50 बार सोचूंगा, यार उसका $1 के लिए मुझे 74 रुपये खर्च करने होंगे, तो मेरा निर्यात क्या होगा, कम होगा। मेरे माइंड में हो जाएगा यार $1 के बदले 74 रुपये। और वही अगर वो विनिमय दर कम हो जाता है, यानी कि उसके $1 के बदले मुझे
₹50 पे करने होते हैं तो मैं ऑटोमेटिक फटाफट करूँगा क्या यार, निर्यात बढ़ा देता हूँ, यानी कि मुझे जो जो सामान बढ़ाना है या मंगाना है उसको बढ़ा लूँगा। तो विनिमय दर जैसे ही कम होगी मेरी, तो मैं निर्यात में वृद्धि कर दूंगा, ताकि कुल मांग में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ बेचने में भी उसको सस्ता बेचना पड़ेगा, तो उसमें वृद्धि हो जाएगी। और विदेशी व्यापार से जो है यही काम होता है, यानी कि विदेशी व्यापार क्या करते हैं, विनिमय दरों की तरह ही कुल मांग को प्रभावित करते हैं या कर सकते हैं। यानी कि विदेशी व्यापार से क्या होता है, हमारा विनिमय दर जो है, निर्यात में कमी और निर्यात में वृद्धि दोनों चीज़ें हो सकती है, यानी कि उच्च विनिमय दर भी हो सकता है और निम्न विनिमय दर भी हो सकता है। बस इतना सिंपल सा लैंग्वेज में आपको लिखना है। ध्यान रखें, विदेशी व्यापार देश की समग्र मांग को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो विदेशी व्यापार जो है, यदि विनिमय दर ऊंचा हो जाए तो निर्यात को कम कर देंगे और हमारे जो समग्र मांग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जैसे ही हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो अगर इंक्रीज कर जाएगा, नेट एक्सपोर्ट्स जो है डिक्रीज कर जाएगा, तो नेट एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज कर जाएगी और इंक्रीज हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड। यही इसी तरह से जो फॉरेन ट्रेड है वो इफेक्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड को, सेम इन द वे ऑफ एक्सचेंज रेट्स, यानी एक्सचेंज रेट जैसे घटेगा या बढ़ेगा, हमारा जो डिमांड है वो समग्र मांग जो है वो घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न को परिभाषित करना है। माल सूची, इन्वेंट्री, ब्याज, इंटरेस्ट और निवल निवेश, नेट इन्वेस्टमेंट। पहला माल सूची, माल सूची को हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री शब्द यूज़ किया है। ठीक है, इन्वेंट्री बिना बिके तैयार माल, अर्ध तैयार माल या कच्चे माल का स्टॉक है जिसे एक फर्म एक वर्ष से अगले वर्ष तक ले जाती है। तुम्हारा ध्यान से देना, इन्वेंट्री क्या होती है कि वो माल होता है जिसकी हम इन्वेंट्री करते हैं कि यार क्या क्या बचा हुआ है, क्या क्या है, तो उसको अगले ईयर के लिए फॉरवर्ड करते हैं। यानी कि इन्वेंट्री बिना बिके हुए माल, ऐसा ध्यान से देखना, इन्वेंट्री बिना नहीं है, इन्वेंट्री बिना बिके तैयार माल, यानी कि जो तैयार माल था लेकिन बिका नहीं, अर्ध तैयार माल यानी कि जो तैयार हो रहा है लेकिन बिका नहीं, और कच्चा माल भी आपका जो है वो तो बिकेगा ही नहीं। तो ये इन सभी का स्टॉक है जिसे एक फर्म जो है एक वर्ष से अगले वर्ष तक ले जाती है। बस सिंपल है माल सूची का वन लाइन डेफिनेशन। ठीक है, इन्वेंट्री इज द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड finished goods, semi finished goods or raw materials which a firm carries from a year to the next year। ठीक है, अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। ब्याज क्या होता है, देखो ब्याज पूंजी के लिए इनाम है। क्या होता है ब्याज, ब्याज भैया एक क्या है, रिवार्ड है कैपिटल के लिए। ब्याज हमेशा एक पूंजी का इनाम होता है। आपने किसी को 10 रुपये दिए तो आपको 11 रुपये देगा कल के दिन, उस पर आपने ब्याज लिया 1 रुपये, तो आपके लिए आपकी पूंजी थी 10 रुपये, लेकिन आपको इनाम कितना मिला, 1 रुपये एक्स्ट्रा, तो वो ब्याज क्या हो गया, पूंजी के लिए इनाम हो गई। और इसे एक उधारकर्ता द्वारा पूंजी की उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए, यानी कि आप उधार दे रहे हैं किसी को, तो जो इसका उपयोग करेगा उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए, साहूकार को दिए गए भुगतान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, एक उधारकर्ता जो लेता है अपने उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए जो पैसे लेता है, तो उस पैसे का भुगतान जो है वो साहूकार को करता है, तो उसी को हम परिभाषित करते हैं ब्याज। ठीक है, ब्याज के रूप में। ब्याज जो है पैसे उधार लेने के विशेष अधिकार के लिए शुल्क है। अगर आप फिर भी अगर ये लाइन नहीं लिख रहे, देखो अगर एक एक नंबर का होता तो कोई बात नहीं। ठीक है, अभी आपके 3 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, तो हाँ आप लिख सकते हो, क्योंकि 3 पॉइंट आप लिखोगे तो अलग अलग कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो केवल एक लाइन में ये वाला वर्ड लिख सकते हैं, ब्याज जो है पैसे उधार लेने के विशेषाधिकार के लिए शुल्क है। ब्याज क्या है कि कोई पैसा लेता है, उसके अधिकार के लिए पैसा लेने के एवज में जो है उसको एक शुल्क देना पड़ता है, जिसे हम ब्याज कहते हैं। तो इस तरह से आप एक छोटा सा लाइन में भी इसको डिफाइन कर सकते हो। इसको मैंने स्पेशल आपके लिए लिखा कि कुछ बच्चों को क्या होता है कि कुछ लैंग्वेजेज है ना ढंग से याद नहीं होती है, और कुछ तो ऐसे होते हैं बच्चों को उनको एक लाइन भी अच्छे तरीके से याद नहीं होती है। देखो इसमें बुराई मानने वाली बात नहीं है, फैक्ट बता रहा हूँ। तो वो बच्चे जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बड़ी लाइनें याद करने में, वो छोटी लाइन को याद कर ले। बाकी मैं बोलूँगा जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो समझदार बच्चे हैं, वो बी वाला ये पूरी लाइन याद रखें। और फिर भी अगर उनसे अगर मतलब मिस्टेक होती है तो वो छोटी वाली लाइन याद रख ले। तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। यहाँ पे नीचे मैंने इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में आप समझ सकते हैं इसको।
इसके बाद में निवल निवेश यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट वह कुल राशि है जो एक कंपनी पूंजीगत संपत्ति पर खर्च करती है। क्या होती है? निवल निवेश वह कुल राशि है जो एक कंपनी पूंजीगत संपत्ति पे खर्च करती है और उन संपत्तियों के मूल्यह्रास की लागत उसमें से घटाती है। ठीक है, उसी संपत्ति में से जो है मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन को वो क्या करती है? माइनस कर देती है। तो हमारे पास निवल निवेश आ जाता है। सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, बहुत आसान रहेगा भैया। बाद में आपकी हवा टाइट होने वाली है जब एग्ज़ाम आप देने जाओगे, चिंता मत करो। अभी से आप पढ़ नहीं रहे हो ना ढंग से, थोड़ा सा पढ़ने में सटीक हो जाओ। नेट इन्वेस्टमेंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट ए कंपनी स्पेंड्स ऑन कैपिटल एसेट्स माइनस द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ दोज एसेट्स। ठीक है, 16 क्वेश्चन में राष्ट्रीय आय मापन की व्यय विधि का वर्णन करना। भैया व्यय विधि कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देखिए व्यय विधि के कदम किस तरह से, यानी कि स्पेस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड क्या है पहले समझिए। राष्ट्रीय आय की गणना की व्यय विधि में निम्नलिखित कदम शामिल है। पहला कदम है अंतिम व्यय करने वाली आर्थिक इकाइयों को पहचानना। अंतिम व्यय जो होगा उसकी आर्थिक इकाइयाँ कौन सी है उसको पहचान करना। अंतिम व्यय का फिर वर्गीकरण कर देना। फिर अंतिम व्यय का जब वर्गीकरण कर लोगे तो उसका गणना करना। और फिर विदेशों से शुद्ध साधन आय का आकलन करना कि विदेशों से शुद्ध साधन आय कितनी है। और फिर उसके बाद में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा देना। तो इस 5 स्टेप्स में ये फॉलो होती है। सबसे पहला स्टेप्स की बात करते हैं तो अंतिम व्यय करने वाली आर्थिक इकाइयों की पहचान। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। पहला जो है सर्वप्रथम एक देश की घरेलू सीमा में ऐसी आर्थिक इकाइयों की पहचान की जाती है जो अंतिम व्यय करती हैं। ठीक है, अंतिम व्यय यानी कि अंतिम व्यय अंतिम उपभोग तथा अंतिम निवेश पर किया जाता है। ध्यान रखिए, अंतिम व्यय कहाँ किया जाता है? अंतिम उपभोग और अंतिम निवेश पे किया जाता है। और अंतिम व्यय करने वाली 4 प्रमुख आर्थिक इकाइयां हैं। कौन सा? एक तो परिवार क्षेत्र जो कि पूरा अंतिम करती है। हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि मैं, आप और तुम सभी की हमारा जो भी व्यय होता है वो अंतिम व्यय होता है। उत्पादन क्षेत्र प्रोडक्शन सेक्टर ये भी अंतिम व्यय करती है। सरकारी क्षेत्र गवर्नमेंट भी अंतिम व्यय करती है। और शेष विश्व क्षेत्र रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी अंतिम व्यय करती हैं। तो ये 4 क्षेत्रों में अंतिम व्यय को बांटा गया है। ठीक है, ये हो गया पहला कदम। दूसरे कदम में अंतिम व्यय का वर्गीकरण। देखिए 5 स्टेप्स हैं, पांचों को बताना पड़ेगा क्योंकि 5 नंबर लेने हैं आपको। भले ही आप इसमें सारी चीज़ें ना लिखें लेकिन स्टेप्स तो लिखेंगे, तो स्टेप्स आपको लिखने हैं। तो पहला कदम ये होता है, इसमें आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम एक देश की घरेलू सीमा में ऐसी आर्थिक इकाइयों की पहचान की जाती है जो अंतिम व्यय करती हैं। बस इतना भी लिख देंगे अगर आपको पूरा याद नहीं होता है तो। आप पहला स्टेप्स और उसमें क्या की जाती है वो आपको बता देना है। दूसरे स्टेप में अंतिम व्यय का वर्गीकरण करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर यानी दूसरे कदम में हम क्या करते हैं? अंतिम व्यय को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करते हैं। तो कौन कौन से वर्ग होते हैं? निजी अंतिम उपभोग व्यय यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और सरकारी अंतिम यानी कि गवर्नमेंट फाइनल। सकल पूंजी स्थायी पूंजी का निर्माण ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। स्टॉक में परिवर्तन चेंज इन स्टॉक। और शुद्ध निर्यात यानी नेट एक्सपोर्ट। ये सारे के सारे किस में आते हैं आपके? तो अंतिम व्यय के वर्गीकरण में। तो ये 5 तरह से आप वर्गीकरण कर सकते हैं। आप डायरेक्ट केवल सेकंड स्टेप में ये पांचों स्टेप जो है अंतिम व्यय का वर्गीकरण में 5 पॉइंट डाल के आपने पांचों लिख देने हैं। तीसरा जो है कदम अंतिम व्यय की गणना करना, एस्टिमेशन करना। तो इसमें एस्टिमेशन के लिए एक सकल बिक्री की मात्रा, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ ग्रोस सेल और फुटकर कीमतें रिटेल प्राइजेस, इन दोनों को काउंट की जाती है। क्योंकि देखिए सकल घरेलू उत्पाद पर अंतिम व्यय के वर्गीकरण के बाद में इसके विभिन्न घटकों यानी कंपोनेंट्स की गणना की जाती है। इसके लिए अग्र 2 प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस अंतिम व्यय की गणना के लिए 2 आंकड़े लिखना जरूरी है, बाकी कुछ नहीं। इस पॉइंट में ये 2 सब पॉइंट आएंगे। ठीक है, तो इनका आप आंकड़ों का गणना करोगे और विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा को उनकी संबंधित फुटकर कीमतों से गुणा करके यानी कि कितनी मात्राएं हमने बेची है उसको इस प्राइस से मल्टीप्लाई करके फिर उनका योग करके बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य यानी GDPMP मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर चौथे स्टेप में विदेशों से शुद्ध साधन आय का आकलन करते हैं जिसमें GNPMP, ठीक है, अब नेशनल की बात आ रही है, तो का मूल्य ज्ञात करने के लिए विदेशों से शुद्ध आय साधन NFIA का आकलन किया जाता है और इसे
जीडीपी एमपी में जोड़ दिया जाता है। जो जीडीपी एमपी हमने ऊपर तीसरे चरण में निकाला था, वो चौथे चरण वाला आंकड़ा जो है उसमें जोड़ दिया जाता है और जीएनपी एमपी का मूल्य जो है प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब पांचवा और अंतिम चरण राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना निकालने के लिए जीएनपी एमपी में से घिसावट व्यय और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दिए जाते हैं। बस ये दो चीज़ें घटा दी जाती है। यहाँ पर मैंने संक्षेप में 3 स्टेप में बताया। देखिए, जीडीएमपी निकालने के लिए आपको निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस में सरकारी स्थायी पूंजी माइनस निर्माण प्लस में स्टॉक में परिवर्तन प्लस में शुद्ध निर्यात, ये जो है जीडी एमपी निकालेगा। ठीक है, जीडीपी एमपी निकालेगा। उसके बाद में जीडीपी एमपी निकल तो गया, लेकिन आपको फिर जीएनएमपी निकालना है। तो जीडीपी एमपी जो आपने निकाला उसमें क्या करोगे, एनआईएफए को ऐड कर दोगे। एनआईएफए अभी अभी मैंने बताया कि आपका जो एनआईएफए क्या होता है, तो वो होता है आपका एस्टिमेशन ऑफ विदेशों से शुद्ध आय का। ठीक है, तो ये जो है हम इसमें जोड़ देंगे। अब फिर हम क्या निकालेंगे, एनएनपीएफसी। अब हम निकालेंगे राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय का अनुमान जो होगा जीएनपीएम, जो ये हमने निकाला जीएनपीएमपी, इसमें से हम घिसावट माइनस कर देंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष माइनस कर देंगे, तो हमारे को राष्ट्रीय आय जो है मिल जाएगा। तो इस तरह से संक्षेप में आप समझ सकते हैं। ऊपर वाली जो आपको स्टेप्स लिखने हैं वो उसका संक्षेप विवरण यहाँ पर है। इसका इंग्लिश वर्जन मैंने यहाँ पे दिया, स्टेप्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। वही चीज़ जो 5 स्टेप्स में निकलेगा। पहले स्टेप्स में आपको जो है 4 सेक्टर्स को काउंट करना है, जो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स जो होती है फाइनल एक्सपेंडिचर के लिए। फिर आपको क्लासिफिकेशन करना है फाइनल एक्सपेंडिचर का, जिसमें आपका ये आ जाएंगे। और उसके बाद में जो है थर्ड स्टेज में आपको एस्टिमेशन करना है फाइनल एक्सपेंडिचर का। फोर्थ स्टेप में आपको एस्टिमेशन ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से जो आय है उसको, और उसके बाद में एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम कर देंगे। और इसको भी मैंने यहाँ पे संक्षेप में बताया है। वही चीज़ जो ऊपर मैंने आपको बताई अभी अभी, वही चीज़ यहाँ पे नीचे भी है। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन यानी कि घिसावट जो है उसको आप मूल्यह्रास बोलते हैं, उसको घटाओगे। ठीक है, इस तरह से आपका नेशनल इनकम निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर है, मुद्रा गुणांक क्या है और इसका मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो मल्टीप्लायर क्या है, मनी मल्टीप्लायर, और इट्स वैल्यू डिटरमाइन कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है, मैं केवल 5 लाइनों में खत्म करवा दूंगा। देखो, मुद्रा गुणांक से आज से अर्थव्यवस्था में मुद्रा के स्टॉक और शक्तिशाली मुद्रा के अनुपात से है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, समझ लेना। मुद्रा गुणांक से आज से अर्थव्यवस्था में मुद्रा के स्टॉक और शक्तिशाली मुद्रा के अनुपात से है। इसे निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मुद्रा गुणांक इक्वल्स टू होता है एम अपॉन में एच, जहाँ पे एच जो है शक्तिशाली मुद्रा है और एम जो है मुद्रा का स्टॉक है। यहाँ पे समझा दिया, ये लाइन आपको जरूर लिखनी है कि एम और एच क्या है। चूंकि मुद्रा का स्टॉक सामान्यतः शक्तिशाली मुद्रा के मूल्य से अधिक होता है। मुद्रा का स्टॉक जो है ये हमेशा शक्तिशाली मुद्रा के मूल्य से अधिक होता है, इसलिए मुद्रा का गुणांक जो है उसका मूल्य हमेशा 1 से अधिक होता है। दोबारा समझ लीजिए कि मुद्रा का स्टॉक जो है ये हमेशा शक्तिशाली मुद्रा के मूल्य से अधिक होता है, इसलिए मुद्रा गुणांक जो है, ये मुद्रा गुणांक जो है ये क्या होता है, हमेशा 1 से अधिक होता है। ठीक है, समझ में आ गया। दोबारा बोल रहा हूं, जो m की वैल्यू है ये h की वैल्यू से हमेशा अधिक होती है। m जो है हमेशा h से अधिक होता है, इस तरह समझ लीजिए। अगर m h से हमेशा अधिक होगा, इसीलिए जो है इसका हमेशा मूल्य गुणांक जो है 1 से अधिक होगा। यानी मूल्य गुणांक निकालोगे तो आपका हमेशा 1 से अधिक आएगा। मुद्रा गुणांक के मूल्य के निर्धारण में निम्नलिखित अनुपातों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही 2 अनुपात हमारे को डिसाइड करते हैं कि हम मूल्य निर्धारण कैसे होगा। ठीक है, तो बस ये 2 अनुपात लिख देने हैं, कुछ ज़्यादा बहस नहीं करनी है। पहला अनुपात करेंसी जमा अनुपात। करेंसी जमा अनुपात का सूत्र निम्नलिखित है। करेंसी जमा अनुपात बराबर होता है CU अपन में DD। तो CU क्या होता है, लोगों के पास रखी हुई करेंसी। ठीक है, और DD क्या होता है, व्यावसायिक बैंक की कोष्ठी नगद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आपको बताना है कि यहाँ पे क्या चीज़ क्या है। और दूसरा एक अनुपात निकालते हैं करेंसी अनुपात, और दूसरा हमें ज़रूरत होती है
उसको इसके आकलन के लिए जो हमें मूल्य निर्धारण करना है, इसके आकलन के लिए दो अनुपातों की गणना करनी पड़ती है। एक अनुपात है करेंसी जमा अनुपात और दूसरी है रिजर्व जमा अनुपात। तो रिजर्व जमा अनुपात का सूत्र जो है इस तरह से, रिजर्व जमा अनुपात बराबर होता है व्यावसायिक बैंक का रिजर्व बटे में व्यावसायिक बैंक का कुल जमा। बस इतना सा लिख दोगे, 5 नंबर मिलने वाले हैं। क्या? 5 नंबर। इस क्वेश्चन के बदले 5 नंबर, केवल इतने लाइनों से, इससे ज़्यादा आंसर ही नहीं है। कोई इसको रामायण बना के आपको बताएगा तो वो बात अलग है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। दो ही फॉर्मूले लिखने हैं और केवल ये डेफिनेशन और फॉर्मूले लिख देने हैं, बस ध्यान रखना। इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी समझाया। मनी मल्टीप्लायर रेफर्स टू द रेशियो ऑफ द स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी दैट ऑफ द पावरफुल करेंसी। इट इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है हमारा मनी मल्टीप्लायर का m अपॉन में h होता है। हियर h इज द पावरफुल करेंसी एंड m इज द स्टॉक ऑफ करेंसी। और सिंस द स्टॉक ऑफ मनी, यानी कि आपका जो स्टॉक ऑफ मनी ये वाला है, यानी कि स्टॉक ऑफ करेंसी इज यूजुअली हायर देन द वैल्यू ऑफ डोमिनेंट करेंसी। h से हमेशा ज़्यादा होता है। द वैल्यू ऑफ करेंसी मल्टीप्लायर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, आप यहाँ पे चाहे तो आगे डोमिनेंट नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं सिंस द स्टॉक ऑफ करेंसी इज ऑलवेज हायर देन द वैल्यू ऑफ पावरफुल करेंसी। इस तरह से भी लिख सकते हो, देन द वैल्यू ऑफ करेंसी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर करेंसी मल्टीप्लायर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, द फॉलोइंग रेशियोज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी मल्टीप्लायर। करेंसी मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर की जो वैल्यूज़ को हम कैसे निकालते हैं, तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो से। तो कौन सा होता है करेंसी डिपॉजिट रेशियो? CU अपन में DD। ये अभी अभी मैंने आपको समझाया, दोनों को चीज़ों को लिख दोगे। और रिवर्स डिपॉजिट रेशियो ये भी क्या होता है, इसका ही फॉर्मूला लिख दोगे, आंसर आपका कंप्लीट। 5 नंबर हाथ में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां, बैंक दर क्या है और बैंक दर मुद्रा की पूर्ति को किस प्रकार प्रभावित करती है? व्हाट इज बैंक रेट? बहुत सिंपल है। और हाउ डज बैंक रेट इफेक्ट मनी सप्लाई? बहुत ही ईजी है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन। देखिए, जिस दर पर वाणिज्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार ले सकते हैं, उस जब उसके पास भंडारण की कमी होती है तो वो बैंक दर कहलाती है। जिस दर पे, ध्यान रखना, जिस दर पे वाणिज्य बैंक जो है RBI से धन उधार लेता है, जब उसके पास भंडारण की कमी होती है तो वही बैंक दर कहलाती है। ठीक है, द रेट एट विच द कॉमर्शियल बैंक कैन बोरो मनी फ्रॉम RBI व्हेन दे रन शॉर्ट रिजर्व्स इज कॉल्ड बैंक रेट। अब बैंक रेट जो है, बैंक दर जो है मुद्रा की पूर्ति को किस तरह प्रभावित करती है ये बताएंगे। हाउ डज बैंक रेट अफेक्ट द मनी सप्लाई? बहुत ही सिंपल है, दो दो स्टेप्स में खत्म। ये भी 5 नंबर पक्के। देखिए, बैंक दर में वृद्धि से जो है सेंट्रल बैंक से उधार लेने की लागत बढ़ जाती है। यानी कि बैंक दर में अगर वृद्धि होगी तो सेंट्रल बैंक यानी RBI से उधार लेने की लागत जो है, यानी कि मूल्य जो है, बढ़ जाएगा। इसलिए यदि सेंट्रल बैंक बैंक दर में वृद्धि करता है, सेंट्रल बैंक, बैंक 2 बार लिखा है ना, तो ये समझना मत कि 2 बार है। सेंट्रल बैंक यदि बैंक दर में वृद्धि करता है तो वाणिज्य बैंक भी उस दर में वृद्धि करेंगे, क्योंकि भाई उसको वाणिज्य बैंक को सेंट्रल बैंक को देना है ना, RBI को ज़्यादा देना है, तो वो भी वृद्धि कर देंगे, जो कि सार्वजनिक रूप से देने के लिए, जिस पर वे सार्वजनिक और व्यावसायिक फर्मों को उधार देते हैं उसमें वृद्धि कर देंगे। और इससे क्या है, लोगों का कर्ज जो है महंगा हो जाएगा। और इससे क्या होगा, कर्ज लेने की जो आदत है या जो मांग रहे हैं कर्ज, वो कर्जदाता या कर्ज लेनदार कतराएंगे, यार इतना महंगा बैंक दर पे कौन लेगा। और इससे जो वाणिज्य बैंकों की साख सृजित करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। उनको ज़्यादा जो है पैसे लेने की, जो RBI से पैसे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, साख रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में ऋण की मात्रा और मुद्रा आपूर्ति में भी कमी हो जाएगी। तो इस तरह से एक बार प्रभावित करेंगे जब बैंक दर में वृद्धि होगी। अगर बैंक दर में कमी कर दिया जाए तो ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा जो अभी यहाँ पे हमने देखा। बस उसको अगर आपने ये याद कर लिया तो पूरा का पूरा दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाना है। समझ में आया कि कभी कभी क्वेश्चंस जब देखने में मैं समझा रहा हूँ तो समझ लो, अगर मैं नहीं बताता तो आप तो रटते। तो ये चीज़ अगर आपने याद कर ली तो जस्ट इसका उल्टा आपको नीचे लिख देना है। यानी कि बैंक दर में कमी से केंद्रीय बैंक से वाणिज्य बैंकों की उधारी की लागत कम हो जाएगी। यहाँ पे उधारी की लागत बढ़ जाती थी, यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट कम देना है भैया, तो हमारी लागत कम हो जाएगी। और वाणिज्य बैंक जो है अर्थव्यवस्था में ऋण की मात्रा और मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा करके, यानी कि
जब दर हो जाएगी कम तो पैसा वाणिज्य बैंक ज़्यादा ले लेगा और वो जो है मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा करके उधार दरों को और कम कर देंगे, यानी कि जो उधार देते थे उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो इसका मतलब उधार बहुत ज़्यादा जाएगा, यानी बैंक दर में कमी से लोगों के पास में अधिक से अधिक उधार लेने के लिए प्रेरित करेगी। यानी बैंक दर कम हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक उधार लेंगे और इससे मुद्रा आपूर्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से मुद्रा की पूर्ति जो है बाजार में या मार्केट में या देश में आसानी से बढ़िया तरीके से हो जाएगी। जितना बैंक दर कम उतना मुद्रा पूर्ति, जितना बैंक दर ज़्यादा उतनी ही कम आपूर्ति। बस ये सिंपल सा है। तो ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन 18 नंबर का, इंग्लिश में यहाँ पे मैंने समझाया है और इसके दोनों स्टेप्स को यहाँ पे लिखा है। अब आते हैं हम अंतिम क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर देते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल है, प्यारा सा, चलिए देखते हैं। इसमें आपको भोग फलन यानी आपको दिया गया है कंजम्पशन फलन 50 प्लस में 0.4 y और स्वायत्त निवेश भी दे रखा है 100 करोड़। तो आपको वृद्धि से संतुलन आय में होने वाली वृद्धि की गणना करनी है, कुछ भी नहीं है। दो दोनों चीज़ दे रखी हैं, आपको संतुलन का फॉर्मूला पता है, बस उसमें इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखिए वो भोग फलन आपको दे रखा है, आपको जो है कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है 50 प्लस में 0.4 y, यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में। दूसरी चीज क्या दे रखी है 100 करोड़, क्या है स्वायत्त निवेश, जिसको हम आईए से डिनोट करते हैं या आई से भी डिनोट करते हैं। क्या तो आप आईए लिखें या आई लिखें, आपकी मर्जी है। मैं आईए लिखा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आईए आप लिखें या ना लिखें, आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये 100 करोड़ दे रखा है। हमें संतुलन का जो फॉर्मूला पता है सी प्लस आई होता है, ये सी है और ये आई है, यानी कि ये सी है और ये आई है, इन दोनों को जोड़ना है बस इस फॉर्मूले में। तो सी प्लस आई होता है तो हम वाई बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ दिया है तो हमें पता है वाई को एक तरफ ले जाएंगे तो इधर वाई है ही, और ये 0.4 y उधर ले जाओगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा, और 50 प्लस में ये 100 जोड़ोगे तो 150 हो जाएगा, यानी कि ये इसमें से माइनस करोगे 0.4 तो ये आ जाएगा 0.6 y, और 150 इसके बराबर में y यहीं छोड़ दोगे तो 150 को 0.6 से डिवाइड करोगे तो 250 करोड़ जो है इसकी लागत आएगी या आय आएगी। तो यही हमने इंग्लिश में बताया। कंजम्पशन फंक्शन जो होता है हमारा सी इक्वल्स टू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आई ए बोलते हैं जिसको, या आई बोलते हैं, वो 100 करोड़ गिवन है हमारे को। इक्विलिब्रियम जब हम वाई निकालते हैं तो वो होता है सी प्लस में आई, और सी हमारे को दिया हुआ है ये, आई हमको दिया हुआ है ये, दोनों को रख देंगे फॉर्मूले में, वाई की वैल्यू यहाँ से हैंस पुट आउट कर देंगे और इनकम जो हमारे पास आ जाएगा 250 करोड़। तो इस तरह से था इकोनॉमिक्स सेट नंबर 4। इससे पहले सेट नंबर 1, 2, 3 अवेलेबल हैं, उनको देख सकते हैं। और यहीं पर मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, वीडियो को रोके ना और वीडियो को स्किप ना करें। आपके सामने ये प्लेलिस्ट आ रही है, इसको देख करके आप अपना तैयारी कर सकते हैं। इसमें सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।